नमस्कार, स्पॉटलाइट हरियाणा के एक और एपिसोड में आपका स्वागत है। मैं हूं वैशाली चौधरी और इस बार हम सबसे पहले बात करेंगे बढ़ती गर्मी के साथ आगजनी की घटनाओं की और उनके लिए होने वाले उपायों की। तो सबसे पहले हम आपको जींद लिए चलते हैं। जींद और जुलाना का जो इलाका है वहां से काफ़ी ऐसी घटनाएं सामने आ रही हैं आगजनी की कि खेतों में फसल में आग लग गई, उससे लाखों का नुकसान हुआ वगैरह वगैरह। लेकिन इसके लिए जो अधिकारी हैं, संबंधित अधिकारी हैं, वो कितने जिम्मेदार हैं, वो कितने तैयार हैं। अग्निशमन विभाग जिसकी पूरी की पूरी जिम्मेदारी यही बनती है कि अगर कहीं पर आग लगे तो जितनी जल्दी हो सके वो वहां पर पहुंचे। क्या वो वाकई विभाग तैयार है? क्या कर्मचारी पूरी तरह से तैयार हैं या कर्मचारी पूरे हैं? इन तमाम चीज़ों को लेकर हमने एक खास रिपोर्ट आपके लिए बनाई है। जानिए जमीनी हकीकत क्या कहती है। जींद के जुलाना खंड के 39 गांवों में आग बुझाने के लिए दमकल की सिर्फ एक गाड़ी है। अग्निशमन विभाग के पास स्वीकृत 21 कर्मचारियों में सिर्फ 11 कर्मचारी हैं। ऐसी स्थिति में अगर एक समय में 2 गांवों में आग लग जाती है तो उस पर काबू पाना मुश्किल होगा। कर्मचारियों की कमी के चलते 11 दमकल कर्मी अब 8 के बजाय 12-12 घंटे तक ड्यूटी करने को मजबूर हैं। इसके बाद भी उन्हें 6 महीने से वेतन तक नहीं मिला है। अगर कहीं पर आग की बड़ी घटना हो जाए तो सोचिए क्या होगा। उस समय से काबू पाना दमकल विभाग के लिए नाकू चने चबाने जैसा हाल होगा। गर्मी तेज होने और हवा चलने से आग की घटनाएं बढ़ने लगी हैं, लेकिन आग पर काबू पाने के लिए मुकम्मल इंतजाम अभी तक नहीं किया गया है। जुलाना ब्लॉक के 39 गाँव में सिर्फ एक फायर ब्रिगेड गाड़ी क्यों है? यही नहीं, दमकल विभाग के पास गाड़ियों में पानी भरने के लिए हाइडेंट या टैंक की भी व्यवस्था नहीं दिखी। ऐसे में गाड़ी के टैंक में पानी भरने में बहुत समय लग जाता है। तब तक आग भयानक रूप ले सकती है। ऐसे में आग पर काबू पाने के लिए दमकल विभाग के पास जरूरी सामान की भी कमी है। गेहूं की कटाई के इस मौसम में तेज हवाएं चलती रहती हैं। बिजली के खंभे भी झुके हुए हैं और इन खंभों पर जर्जर तार लटके और उनके टूटने की आशंका भी बनी हुई है। तारों के टकराने या टूटने की स्थिति में चिंगारी निकलने से आग लगने की आशंका लगातार बनी रहती है। देखिए, अब की बात पिछली बार से ग्रीष्मकालीन ऋतु में ज़्यादा गर्मी होने के कारण आगजनी की घटनाएं ज़्यादा हो रही हैं, जिन पर प्रशासन ने व जिला अग्निशमन विभाग ने पूरी कमर कस ली है। सारी तैयारियां कर ली गई हैं सभी के द्वारा और हर जगह अपना स्टाफ गाड़ी के साथ तैनात है। जहां भी आगजनी की घटनाएं की फायर कॉल हमें रिसीव होती है, तुरंत ही उन पर एक्शन लेते हुए स्टाफ व गाड़ी का टर्नआउट 1 मिनट के अंदर अंदर कर दिया जाता है। वह गाड़ियां अपने समय पर आग बुझाने में पहुंच जाती हैं। आइए सुनते हैं आए दिन हो रही आग लगने की घटनाओं पर किसान क्या कह रहे हैं। हरियाणा, पंजाब और दूसरे स्टेट के किसानों की गेहूं की फसल पक करके तैयार हो गई है। इसमें आगजनी की घटनाएं दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही हैं। इसमें कहीं न कहीं लापरवाही हमारे किसान साथियों की भी और समाज की भी है, जो वीडियो का और पी करके उसको ऐसे फेंक देते हैं जिससे किसान का बड़ा भारी नुकसान होता है। लेकिन कहीं न कहीं मैं कहना चाहूँगा कि सरकार को भी ध्यान रखना चाहिए कि एक तो जो बिजली की पावर है उसको दिन के दिन में पावर कट लगाना चाहिए, और दूसरा फायर ब्रिगेड की जो गाड़ियाँ हैं वो उचित ज़्यादा ग्रामीणांचल में या ऐसी जगह इसको लगा देनी चाहिए कि जहाँ भी पता चले तो तुरंत तो आग के ऊपर काबू पाया जा सके। तो मैं तो यही मांग करता हूँ। दूसरा क्या है, किसान अपने 6 महीने के अंदर गेहूं की फसल तैयार करता है और आने वाला उसका जो परिवार है वो इस फसल के इंतज़ार में रहता है कि मेरी फसल पक के तैयार होगी और मैं मेरे घर का रोटी पानी का मैं खर्चा चलाऊँगा। तो इसलिए उसका एक बर्बाद हो जाता है। तो मैं किसान होने के नाते और सरकार से अनुरोध करूँगा कि वे उसकी जिसकी फसल किसान की जलती है तो उसको उचित मुआवजा समय पर दिया जाए। यही मेरी मांग। गौरतलब है कि जुलाना में दमकल विभाग के पास वर्तमान में कुल 11 कर्मचारियों का स्टाफ है। इनमें 3 चालक, 7 फायरमैन, 1 AFSO है, जबकि यहाँ के फायर स्टेशन में 21 पद सृजित हैं। इनमें से केवल 11 कर्मचारी ही काम कर रहे हैं।
ये कर्मचारी 12-12 घंटे की ड्यूटी कर रहे हैं। इसके बाद भी इन्हें 6 महीने से वेतन नहीं मिला है, जिससे वे आर्थिक संकट का सामना करने को मजबूर हैं। आग लगने पर जींद से गाड़ियां बुलानी पड़ती हैं। जुलाना ब्लॉक में अगर आग की कोई बड़ी घटना हो जाती है तो जींद दमकल विभाग से फायर ब्रिगेड की गाड़ी बुलानी पड़ती है, जिससे आग ज्यादा फैल जाती है और नुकसान की आशंका भी बढ़ जाती है। जुलाना के सभी संपर्क मार्गों की हालत भी खस्ता है। सभी सड़कों पर बड़े बड़े गड्ढे बने हुए हैं। जींद रोहतक मार्ग पर 4 लेन का काम चल रहा है, जिसके चलते घटना स्थल तक पहुंचने में ही ज्यादा समय लग जाता है और घटना स्थल पर गाड़ी लेट पहुंचती है और नुकसान तब तक काफी हद तक हो चुका होता है। हालांकि इन सब के बीच अधिकारियों का कहना है कि सभी लंबित काम पूरे कर लिए गए हैं। जल्द ही कर्मचारियों के खातों में उनका वेतन भी आ जाएगा और चीजें बदस्तूर हो जाएंगी। बहरहाल कब चीजें बदस्तूर होंगी ये तो बाद की बात है, लेकिन फिलहाल जो हालात हैं वो मुश्किल पैदा करने के लिए काफी हैं। जींद से परमजीत पवार के साथ वैशाली चौधरी, पीटीसी न्यूज हरियाणा। रुक रहे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद स्पॉटलाइट हरियाणा जारी है, बने रहिए हमारे साथ। ब्रेक के बाद स्पॉटलाइट हरियाणा में आपका स्वागत है। और आपने देखा कि किस तरह से आगजनी की घटनाओं को लेकर अग्निशमन विभाग पर सवालिया निशान उठ रहे हैं, क्योंकि कहीं न कहीं कर्मचारियों की भारी कमी उस विभाग में है, जिसे जल्दी से जल्दी पूरा किए जाने की जरूरत है। बहरहाल किसान किस तरह से आगजनी की इन घटनाओं से बच सकते हैं और अगर ऐसा कुछ हो जाए तो क्या कुछ सावधानियां बरतें, इन तमाम मुद्दों पर पीटीसी न्यूज संवाददाता परमजीत पवार ने कृषि अधिकारी से खास बातचीत की। देखिए। किसानों की फसल पककर तैयार हो गई है, वहीं जो है फसल में आग लगने के मामले भी सामने आ रहे हैं। हालांकि पिछले साल की बात की जाए तो 600 मामले सामने आए थे। हमारे साथ संजय कुमार हैं, कृषि अधिकारियों से बात करते हैं। सर, क्या कहना चाहेंगे, जिस तरह से आग किसानों की फसल में लग जाती है, गेहूं की खड़ी फसल में, तो अभी नुकसान भी हुआ है, जुलाना की बात की जाए या फिर जैसे कि फसल में आग की जरनी है, इस समय फसल पककर तैयार है बिल्कुल। और ज़्यादातर फसल बीमा के अंतर्गत जो हमारे सुविधाएं किसानों को दी जाती हैं फसल खराब होने पर, वो प्राकृतिक आपदाओं में अंतर्गत आती है, जिसमें वही पानी भर जाना या ओलावृष्टि हो जाना या आसमानी बिजली से फसल का को हताहत हो जाना, जिसके कारण किसानों को मुआवजा सरकार कृषि विभाग के अंतर्गत देती है। इसके अलावा अगर जैसे मशीनरी से कोई आग लगती है या किसी मानवीय भूल की वजह से आग लगती है और काफ़ी नुकसान हो जाता है, इस नुकसान की भरपाई कृषि विभाग, इंश्योरेंस कंपनी ये मिलकर इस माध्यम से कर नहीं सकते, क्योंकि ये इससे योजना के अंतर्गत नहीं आता है। इसके अलावा जैसे इन चीज़ों के लिए हमें थोड़ा ध्यान रखना चाहिए और इन चीज़ों से बचना चाहिए। अपने आप फार्मर को इसका काफ़ी ध्यान रखना आवश्यक है, क्योंकि जो उन्होंने कई महीनों तक मेहनत की होती है उसका काफ़ी नुकसान हो जाता है और उसकी भरपाई भी हम बीमा कंपनी के माध्यम से नहीं कर पाते। संजय जी, जैसे पिछले साल की बात की जाए तो 600 मामले सामने आए थे, लेकिन हालांकि इस साल जो है मामले बहुत कम आए हैं, तो क्या कहना चाहेंगे सर? अभी तक जैसे ज़्यादा बड़े 2 या 3 ऐसी दुर्घटनाएं हुई है जिसमें काफ़ी नुकसान किसानों को हुआ है और उनके साथ हमारी संवेदनाएं भी हैं। पिछले समय जो काफ़ी इन तरह की घटनाएं थी, परंतु अब कम है, उसके कारण लोगों को जागरूक होना भी सबसे बड़ी जिम्मेवारी है ये। तो सर, इसकी वजह क्या मानते हो आप? वजह क्या है कि आग लगने की अब की बार घटना कम हुई है और पिछले साल वही हम सीधी बात है तो भाई जागरूकता सबसे बड़ी चीज़ है। अब किसान पहले से ज़्यादा अवेयरनेस है, वो इन चीज़ों का ध्यान रखते हैं कि भाई आग वगैरह खेतों में नहीं जलानी है, या बीड़ी सिगरेट वो पीते हैं आदमी आते जाते समय, या इस तरह कंपेन है किसी में चिंगारी निकल जाती है उसके प्रति काफ़ी ध्यान रखते हैं। यानी सजगता ही अब हमारा बचाव कर रही है। संजीव जी, खेतों में आग लगने की क्या वजह होती है, क्या कहना चाहेंगे? जैसे आपने भी बताया बीड़ी सिगरेट ना पिए या फिर खड़ी फसल के पास जो है आग ना जलाए, तो अब जैसे फसल प्रॉपर तैयार होने के बाद 3-4 महीने लग जाते हैं, अब पूर्ण रूप से सूख चुकी है और हमारे घरों में आने के लिए तैयार है। परंतु अगर हम इस समय अगर दुर्घटनाएं देखें तो ज़्यादातर इसी तरह की होते हैं, किसी मशीनरी से आग चिंगारी निकली और जिससे आग लगती है और बहुत बड़े क्षेत्र में वो नुकसान कर देती है। और या जैसे बहुत से लोग बीड़ी या सिगरेट का धूम्रपान करते हैं, उसका प्रयोग कर रहे हैं, खेतों में जाते हैं, वहाँ उसके जैसे वो इससे फेंक देते हैं जिनको पूर्ण रूप से बुझाया नहीं गया होता है। इसके कारण वो आग पकड़ लेता है, क्योंकि
जो अब गेहूँ है वो प्रॉपर तैयार है और वो उसमें यानी कुछ ही क्षणों में बहुत बड़े क्षेत्र में इसको यानी एक बड़ी विपदा का रूप धारण कर लेता है। संजय जी क्या कहना चाहेंगे, किसान जो है इसे कैसे बचे, आग लगने की जो घटनाएं सामने आ रही है, फसल में आग लगे तो कैसे बचे? तो जैसे हमने पहले जिक्र किया भाई, जैसे ये नहीं कि आग से बचने के लिए तो या तो धूम्रपान का हम कम प्रयोग करें या वहाँ जाते हैं करते भी हैं तो उससे जो हिस्सा बचता है उसे पूर्ण रूप से नष्ट करने का प्रयास करें। और जैसे जहाँ ज़्यादा जैसे मशीनरी वगैरह खड़ी होती हैं उसके आसपास यानी कि जो सूखा हुआ घास है उसको भी हम अगर नष्ट कर दें तो उससे ज़्यादा लाभ मिलेगा हमें, क्योंकि वो जो नष्ट हो जाएगा घास या इकट्ठी कोई घास वगैरह है, पराली है जो इकट्ठी है जो जल्दी से आग पकड़ने में सक्षम है, उन चीज़ों को अपनी फसल से थोड़ा दूर रखें। संजय जी, जैसे खेत में आग लग गई तो किसान भाई ने तुरंत क्या करना चाहिए? जैसे आग लगी या जो अपना कृषि विभाग है इसमें एप्लीकेशन या किसी से करनी करेंगे? हमने आपको जैसे आरंभ में बताया कि कृषि विभाग इस आगजनी को जैसे जो मानवीय दुर्घटना है इसमें शिकायत नहीं ले सकता, क्योंकि जो नियम है इस फसल बीमा के उसमें प्राकृतिक आपदा जो जैसे बिजली गिरने से जो आग लगती है उसी को उसमें शामिल किया गया है, जिस कारण कृषि विभाग ज़्यादा तो इसमें कोई सहयोग नहीं कर सकता। परंतु हम तो यही कह सकते हैं कि भाई अपने आप को सजग रखो, सतर्क रखो ताकि इन दुर्घटनाओं से हम बच सकें। संजय जी, आग लगने की ऐसी घटना में सरकार की ओर से क्या कुछ सहायता की जाएगी? सरकार को ये जैसे हमारे डीसी में होते हैं या तहसील में जाओ आप तहसीलदार साहब, वो उनके पास अलग योजना है, अगर इसकी तरह से कोई आर्थिक सहायता मिल सकती हो तो वो सक्षम बड़े अधिकारी हमारे इस बारे में आपको सब बता पाएंगे। बिल्कुल। देखिए जी, सरकार का ये कहना है कि जो है लगातार आग जलने के मामले सामने आ रहे हैं। हालांकि पिछले साल की बात की जाए तो 600 मामले सामने आए जिस प्रकार से आग लग रही है। हालांकि इनका ये कहना है कि जो गेहूँ की फसल तैयार हो गई थी तो वहाँ पे जो है कोई भी लोग वहाँ घूमते रहते हैं तो आग ना जलाएं, बीड़ी सिगरेट का उपयोग ना करें, जिसकी वजह से जो है आग लगने का खतरा बना रहता है। अपने सहयोगी रोहित कुमार के साथ रमजीत कुमार, पीटीसी न्यूज। रुक रहे एक और छोटे से ब्रेक के लिए। स्पॉटलाइट हरियाणा जारी है, बने रहिए हमारे साथ। ब्रेक के बाद स्पॉटलाइट हरियाणा में फिर से स्वागत। और अब हम आपको लिए चलते हैं पंचकुला। जी हाँ, पंचकुला तो आपने देखा ही होगा, लेकिन पंचकुला में एक ऐसा गार्डन है जो बेहद खास है। सभी ने कैक्टस गार्डन के बारे में सुना होगा, पढ़ा होगा, लेकिन क्या आप जानते हैं कि उस कैक्टस गार्डन की खूबियां क्या क्या हैं? औषधीय गुणों से भरपूर है वो गार्डन। क्या कुछ उसकी खासियतें हैं और क्या कैसे खूबसूरती, इन तमाम मुद्दों पर हमने एक खास ग्राउंड रिपोर्ट कैक्टस गार्डन से आपके लिए तैयार की है। देखिए। आइए आज आपको एक अनोखे और खूबसूरत गार्डन की सैर कराते हैं। पता तो आप सभी को होगा इस गार्डन के बारे में, लेकिन आप में से कितनों ने यहाँ आकर इस गार्डन की महत्ता को समझा है, ये देखने वाली बात है। हम बात कर रहे हैं पंचकुला के विश्वविख्यात कैक्टस गार्डन की। जी हाँ, फूलों के लिए तो दुनिया में कई जगह मशहूर हैं, लेकिन एक ऐसी जगह जहाँ फूल नहीं कांटे हैं, और यही कांटे इस इलाके को दुनिया में मशहूर भी करते हैं। पंचकुला के सेक्टर 5 में स्थित है नेशनल कैक्टस एंड सक्यूलस बोटानिकल गार्डन। करीब 8 एकड़ में बने कैक्टस गार्डन में मेक्सिको, अमेरिका सहित अन्य दर्जनों देशों के सक्यूलेंट और कैक्टस की करीब 3500 वैरायटीज हैं और उनके संरक्षण के लिए माकूल माहौल तैयार किया गया है। बेहद खूबसूरत ये गार्डन आपको मंत्रमुग्ध कर देगा। रेगिस्तानी या सर्द इलाकों की प्रजातियों के कैक्टस के लिए पंखे, कूलर और पानी के भी बाकायदा इंतजाम किए गए हैं। डॉक्टर संजना, आप मुझे ये बताइए कि आप पहली बार आई हैं? विजिटिंग हियर फर्स्ट टाइम। अच्छा, और आप कहाँ से हैं? आई एम फ्रॉम दिल्ली। दिल्ली, अच्छा। तो पहली बार कैक्टस गार्डन आना हुआ। पहले हाँ, बहुत ही प्यारा है। डिफरेंट टाइप्स ऑफ कैक्टस बहुत ही सुंदर हैं और एक टाइप के
बनी हुई हैं सारी एक तरह जैसे एक जगह पर इकट्ठे किए गए हैं, इसीलिए बहुत सुंदर है ये गार्डन। क्या आपको लगता है जैसे कहा जाता है कि यहाँ कुछ ऐसे प्रजातियां हैं कैक्टस की जो दुनिया में कहीं नहीं है? हाँ, ऐसा सुना है अभी तक तो, बट अभी तक मैंने ऐसा देखा नहीं क्या क्या कौन सी स्पीसीज है। छोटे से लेके बड़े तक हाँ, बहुत सुंदर है ना। समान विकास और पीढ़ी से संबंधित कैक्टस यहाँ रखे हुए हैं, मसलन ओपनेशिया, फेरो कैक्टस, एगेव्स, स्तंभाकार कैक्टस, एकिनोसेरिस और मेमिलेरिया आदि कैक्टस की कुछ प्रजातियां इस बगीचे में देखी जा सकती हैं। नेशनल कैक्टस और रसीला बोटानिकल गार्डन और रिसर्च सेंटर सेक्टर 5 में स्थित है। डॉक्टर जे.एस. सरकारिया इस बाग के मुख्य वास्तुकार थे। उन्होंने रसीले पौधों और कैक्टस का विशाल संग्रह इस बगीचे में दान किया था। शिक्षाप्रद विभाग में बोनसाई का एक संग्रह है। जीनस कैरिलियोमा भारतीय मूल की एक ऐसी नागफनी है जिसका पूरा संग्रह इस बगीचे में उपलब्ध है। कैक्टस और रसीले पौधों की 2500 से अधिक वैरायटीज यहाँ आपको मिल जाएंगी। कैक्टस से विशेष लगाव रखने वाले वनस्पति वैज्ञानिक और यात्री, साथ ही आयुर्वेदिक डॉक्टर्स भी यहाँ आते हैं। इनके औषधीय गुण यहाँ के लोगों को बहुत आकर्षित करते हैं। जी हाँ, बिल्कुल। एक तो सबसे बड़ी बात यह है कि एक ही जगह पर दुनिया की बहुत अलग अलग तरह की प्रजातियों के कैक्टस लाकर उनको यहाँ एक ही जगह पर उनको दिखाना एक बहुत अच्छा प्रयास है ये चंडीगढ़ सरकार, चंडीगढ़ के प्रशासन का। और जैसे कि है कि इनमें बहुत सारे ऐसे हैं कैक्टस जिनका मेडिसिनल यूज़ बहुत है, आयुर्वेद में तो स्पेशली बहुत है। अच्छा सर, जैसे नॉर्मली एक ना माइंडसेट है कि कैक्टस मतलब होता है ना कि एक नेगेटिव सा इम्पैक्ट, और कहते हैं कि घर के बाहर रखना चाहिए ये सब, तो क्या आप इस तरह का कुछ इन चीज़ों को लेके मानते हैं कैक्टस को लेके? नहीं, उसको बल्कि आप उसको एक पॉजिटिव उसमें देखिए कि कैक्टस का ये रूप क्यों बना, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा गर्म जगहों पर होते हैं और इन्होंने अपने पत्तियों के थ्रू ज़्यादा इवेपोरेशन ना हो, क्योंकि वो पानी की ऑलरेडी कमी है, तो इन्होंने अपने आप को इस तरह से चेंजेस लाके उसको ऐसा बनाया कि वो सरवाइव करने के लिए। देखिए, मेरे को भी मेरी भतीजी ने कहा था, वो सिपला में यहाँ काम करती थी, उसने रिकमेंड किया था कि ज़रूर देख के आना ये कैक्टस गार्डन। तो इसीलिए इतनी तेज़ गर्मी है तब भी मैं देखने आया हूँ। तो ये एक तरह से जब हम इसमें से गुजरते हैं तो सारे पौधे जो है ना, ऐसे लगता है जैसे हमें वेलकम कर रहे हैं और हमारे से बात कर रहे हैं, और वो कहते हैं कि हमें देखो। तो इसमें ख़ास बात यह है कि इनकी जो जीवनीय शक्ति है, जो इनमें जीवन की पिपासा है, जो लड़ने की जो शक्ति है, कि देखो कितनी भी कठिन परिस्थितियों में हो, चाहे रेगिस्तान हो, 45 डिग्री 50 डिग्री टेम्परेचर, हाँ, तो ये जो जीवन की पिपासा है, जीवनीय शक्ति है जो इसमें, वो हमें जीने के लिए वो करती है कि देखो कठिन से कठिन परिस्थितियों में भी, चाहे कितनी गर्मी हो, हमें जीना है। और इन्होंने अपने को उसी के तरह अडेप्टेशन कर लिया है। ये जो डार्विन की थ्योरी है ना, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट और अडेप्टेशन, तो यहाँ पर जो एक दो पौधे जो हमसे खुद ही डायरेक्ट बात कर रहे थे, वो था स्नोही, जैसे डॉक्टर साहब ने कहा, तो उसका आम नाम है थुवर। हर साल मार्च महीने में कैक्टस का शो भी आयोजित किया जाता है। इस समय देश भर से पर्यटक यहाँ आते हैं। इस बगीचे में 9 कांच के घर मौजूद हैं। पौधे यहाँ बेचे जाते हैं। इस बाग का उद्देश्य लुप्तप्राय प्रजातियों को बचाना और उन्हें संरक्षित करना है, जिसे अच्छी तरह से निभाया जा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, पीटीसी न्यूज़, हरियाणा। और इसी के साथ स्पॉटलाइट हरियाणा में इतना ही। इजाजत दीजिए, नमस्कार।